हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश यादव। वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। इसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे डिसिप्लिनरी नॉलेज, और इसका अब हमारा सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टीचिंग ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिनरीज एरियाज लाइक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसे डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिसिप्लिन और सब्जेक्ट होते क्या क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। पहले हमें इनकी डेफिनेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, डिसिप्लिन जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसिप्लिन था अनुशासन को लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब डिसिप्लिन ये जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एज अकॉर्डिंग टू द फील्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसकी डेफिनेशन में इसका मीनिंग समझने के लिए हम जो देखते हैं कि द वर्ड डिसिप्लिन विच वी आर रेफरिंग to is in the context of academics. This should not be confused with the school discipline. यहाँ पे आप confuse नहीं होना है। यहाँ पे हमें जो discipline का मतलब है वो context of academics से मतलब है। किससे मतलब है? context of academics, ठीक है। आप इससे स्कूल के discipline से confuse मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि स्कूल डिसिप्लिन रिलेटेड टू द एक्शन टेकन बाय द टीचर एंड द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन their behavior disrupt the ongoing educational activities or break the rules created by the teacher or the school system, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी एक्शंस के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन भी होता है और डिसिप्लिन का मतलब एक होता है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, द डिसिप्लिन रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी फील्ड है, वो किधर की तरफ है, वो भी एक डिसिप्लिन कहलाया जाता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारी कहती है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है, डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करती है अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि कोई भी ब्रांच जिससे हमें लर्निंग होती है, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, वो हमारा डिसिप्लिन कराएगा, ठीक है। दिस इज कन्वीनियंट वे टू ऑर्गेनाइज अ लाइब्रेरी, स्कूल प्रोग्राम्स एंड अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिसिप्लिन जो होता है उसे वो हमारा कन्वीनियंट होता है किसके लिए? लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्कूल प्रोग्राम्स को हायर एजुकेशंस में सही से उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं कि नेचर क्या होता है, नेचर क्या है डिसिप्लिन का। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए जो डिसिप्लिन है वो इम्प्लाइज करता है ऑर्डर को, ठीक है, कि किस तरीके का काम होना चाहिए, किस तरीके में एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम होना है हमारा, उसको इम्प्लाइज करता है, ठीक है। डिसिप्लिन रिलेटेड टू द लर्निंग, याद करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। Discipline is related to putting some orders to learn, okay. It is related to teaching learning processes, construction of new knowledge, नई नॉलेजेस बढ़ाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी प्रोसेसिंग, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है। इट हैज़ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, इट हैज़ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज। मतलब हर डिसिप्लिन की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी में हमारे जीव विज्ञान हो गया पूरा, जिसमें हम सब पढ़ते हैं, सारे जीवों के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, ठीक है। फिज़िक्स में आते हैं तो हम लॉस को पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉस को पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, या कुछ ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं। तो ये उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, ओके। तो ये नई टर्मिनोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती है, अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। इट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज़ रिसर्च। इसका ये डिसिप्लिन हमेशा रिसर्च के बेसिस पे ही होगी, कोई ना कोई रिसर्च ज़रूरी होगी तभी वो डिसिप्लिन बनी है, ठीक है। इट रिलेट्स टू द लर्नर, एक्सपेक्ट एंड द एक्सपर्ट्स एंड द स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये कोई एक लर्नर होगा जिसे सिखाना है उसके लिए होगा, या कोई एक्सपर्ट होगा, या कोई स्पेशलिस्ट होगा, उसके लिए डिसिप्लिन होता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट द नॉलेज इज़ नॉट फिक्स, फाइनल, ठीक है। कि ये भी बताता है कि नॉलेज हमारी फाइनल नहीं है, कि मतलब हमने जो पढ़ लिया है वो पूरा पढ़ लिया है, ऐसा संभव ही नहीं है। जो नॉलेज है वो जितना आप पढ़ोगे, जितना डीप जाओगे, वो उतना डीप जाती जाएगी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अब मैं पूरी तरह पढ़ चुका हूँ या फाइनल मैं इसका नॉलेज गेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है। A school subject is a subject or a field of study as well as the branch of knowledge that is taught in the school, college and university, ठीक है। एक
सब्जेक्ट जो होता है, आप जैसे अभी तक हर क्लास में आप पढ़ते हुए आए हैं, जैसे अगर हम 12th तक की बात करें तो 12th तक हमने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स पढ़े हैं और उसको सही से समझने की कोशिश करी है, नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करी है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलता है? आपको सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। इट कैन समटाइम्स बी यूज्ड सिनोनिमसली विद द टर्म डिसिप्लिन एंड कैन बी रिफर्ड टू एज अ सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है ना, वो एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको नॉलेज कैसे गैदर करनी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हुईएगा कि कैसे आपको नॉलेज अगर गैदर करनी है तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, गिवन टू द स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्कूल सब्जेक्ट की। स्कूल सब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, ठीक है। ये ब्रिटानिया का इंसाइक्लोपीडिया से हमें मिली है डेफिनेशन, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें, देखो स्कूल सब्जेक्ट्स हमारे, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे आप खुद ही ध्यान लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, हिंदी, कंप्यूटर एंड एक्सेट्रा। अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में। उनको वो आप मतलब नॉलेज ही तो गैदर कर रहे हैं। अगर मैं एक साथ कई सारी नॉलेज आपके सामने रख दूँ विदाउट टेलिंग यू अबाउट कि ये हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ये सब्जेक्ट है, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमको किसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, ओके, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें थोड़ा सा। हालांकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। जैसे साइंस और मैथमेटिक्स में अगर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इन अ सिमिलर मैनर हम अगर फिज़िक्स में लाइक सोशल स्टडीज़ और साइंस की बात करें तो हमारा ज्योग्राफी जो है रिलेट करती है कहीं ना कहीं साइंस से, है ना। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हिस्ट्री भी है, वो साइंस से, सोशल साइंस से रिलेट करती है और साइंस से रिलेट होती है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस से रिलेट होती है। आर्ट्स, कल्चर और सोशल साइंस हमारी किस तरह से, सिविक्स कैसे अलग अलग कल्चर्स हैं, वो कैसे कैसे रहे हैं, इन सब का डिस्क्रिप्शन आपको अलग अलग मिलता है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं बात इस पर करते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स पे। नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया स्कूल सब्जेक्ट सर्व एज अ क्राइटेरिया बाय विच वी लर्न, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट्स के थ्रू हम मतलब लर्न करना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड अ लर्निंग टूल, ठीक है। सब्जेक्ट जो है एक लर्निंग टूल भी कहा जाता है। रिफर टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग, ठीक है। हैज़ अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, इसका एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया एक के बाद एक काम करना, ठीक है, या किस तरह से किया जाएगा, वो सब समझने की क्षमता हमें कहाँ से मिलती है? सब्जेक्ट से मिलती है, ओके। कंट्रीब्यूट्स फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड द इंडिविजुअल फ्रीडम, आपको इसमें हेल्प भी करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप देखिए, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमको साइंस में पहले ये बताया जाता है कि एनवायरनमेंट क्या है, एयर, वाटर, ठीक है, सॉइल, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, 12th में आते हैं, तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीन मतलब साइंस के भी 3 पार्ट बना देते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसमें तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, है ना। वो अलग मतलब एक ही सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट में बांट देते हैं, और उसके बाद 2 सब्जेक्ट में बांट देते हैं, 3 सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद हमें समझाते हैं कि भाई ये साइंस कैसे बढ़ती जा रही है आगे को, है ना। तो हमें मतलब पर्सनल ग्रोथ, हमें ग्रोथ का भी पता लगता है कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है, और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में भी पता लगता है, ठीक है। ड्राइव्स टू कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज, कितने टाइप के सोर्सेज हैं इनके बारे में बताती है। कंटेंट पूरा हमें देती है। एम टू एनहांस द सोशल प्रोडक्टिविटी, कि किस तरह से हमें सोशल प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है, सोशली हमें किस तरह से इंटरेक्ट होना चाहिए। नीड ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड द वोकेशन, ठीक है। इन सब की नॉलेज हमें सब्जेक्ट्स के थ्रू मिलती है। अब देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि डिसिप्लिन क्या हो गया। डिसिप्लिन एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जैसे हमें कोई चीज़ पढ़ानी है, कुछ काम करना है, ठीक है, तो हमें पहले एक डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। फिर उसके अंदर हम उसको ये समझाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, वो सब्जेक्ट्स क्या होंगे। जैसे इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग एक डिसिप्लिन हो गया, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन हो गया, लॉ एक कहना चाहिए लॉ एक अलग डिसिप्लिन हो गया। तो ये सारे डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो बड़ा एक सर्कल है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, ओके।
इतनी बात आप समझ गए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड स्कूलिंग। हमें एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की और स्कूलिंग की एम क्या क्या है, हमें इसे समझना पड़ेगा। देखो, एम इज़ नॉट अ फिक्स्ड एंड द यूनिवर्सल बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट अ सिंगल एम्ड एक्टिविटी। प्लूरलिटी इज एन important feature of an education aim. Education aim differs in nature and orientation. Some are permanent, definite and unchangeable, whereas the others are flexible, adjustable and changeable. देखो, एम्स ऑफ एजुकेशन को हम किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितने तरह के दिमाग हैं उतनी तरह की इसकी डेफिनेशन बन सकती है। जैसा आप सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए एक मैनेजमेंट के फील्ड में है तो आपकी जो डेफिनेशन होगी वो अलग होगी कि हम एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग के उसमें हैं तो आपके एजुकेशन के एम्स अलग होंगे, अगर आप लॉ के हैं तो आपके एजुकेशन के एम्स अलग होंगे। तो जैसे जैसे फील्ड बदलती जाएगी, जैसे जैसे प्लेस बदलते जाएंगे, वैसे वैसे आपके एम्स जो हैं वो बदलते जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई अच्छा, इसमें क्या है ना कि एक चीज़ और भी है कि इसकी कोई कुछ क्राइटेरियाज में परमानेंट, डेफिनेट और अनचेंजेबल है। ठीक है, एम्स के वो यही रहेंगे। जैसे 12th तक हर स्कूल का एम एक ही रहता है कि 12th पास कराना है। ठीक है, और उनको एप्लीकेबल करना है फॉर द फर्दर स्टडीज़, है ना। लेकिन अब आप जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एम जो है अलग अलग होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज का एम अलग होगा, लॉ कॉलेज का एम अलग होगा, मेडिकल कॉलेज का एम अलग होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें समझनी है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका चेंज नहीं होगा कभी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे आते हैं। देखिए, इसमें यहाँ मेंशन भी कर रखा है, एजुकेशनल एम चेंजेस फ्रॉम एज टू एज। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी डेफिनेशंस बदलती जाएंगी एजुकेशन को लेके। एंड प्लेस टू प्लेस, जैसे जैसे आप प्लेस भी बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वो भी बदलती जाएगी। दस द एम आर नॉट फिक्स्ड, कोई भी एम इसका फिक्स नहीं है। लेकिन एम ऑफ एजुकेशन और स्कूलिंग में क्या फ़र्क है, कैसे हम समझ सकते हैं। क्लासीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एम एजुकेशन एंड द एम ऑफ स्कूलिंग। देखो, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एम ऑफ स्कूलिंग की। ठीक है, उसके बाद हमें पड़ेगी एम ऑफ एजुकेशन, फिर उसके बाद फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ अ कंट्री, देन फिलोसफिकली, सोशलिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। पहले हमें ये सोचना है कि हमारी कंट्री को चाहिए क्या। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ को लेते हैं। ठीक है, कि पहले हमें ये पता करना है कि हमें कंट्री में हमें चाहिए क्या। हमें फिजियोलॉजिकली हमें क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें सोचना है, हमें सोशली किन किन चीज़ों पे सोचना है, और किन किन क्या टेक्निकली कि हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है। तो उन सभी एस्पेक्ट को सोचते हुए हम एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एक फिलॉसफी लाएंगे एजुकेशन की कि हमें अपने देश में ये पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आता है एम कि हमें ये अचीव करने के लिए एजुकेशन में क्या क्या एम रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मेडिकल वालों के लिए इस टाइम पे इंडिया में मेडिकल की सीट्स बहुत कम है। तो मेडिकल की क्राइटेरिया क्या होगा कि जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हुए हैं, उनका क्या एम होगा कि हमें मेडिकल की सीट्स बहुत बढ़ाने हैं, कॉलेजेस बहुत बढ़ाने हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपका एम अलग हो जाएगा, है ना। उससे पहले हमें स्कूलिंग के में जाना पड़ेगा, है ना। तो स्कूलिंग में भी बेहतर मेडिकल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई कैसे की जा सकती है, कि कौन से सब्जेक्ट्स के थ्रू की जा सकती है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये एम ऑफ एजुकेशन एंड स्कूलिंग भी समझ में आ गया होगा। अब बात आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरडिसिप्लिनरी एंड द मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, डिसिप्लिन्स का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग फील्ड है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ये उसकी बात कर रहा है, लेकिन हमें ये रियल लाइफ में किस तरह से देखना है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास दो तरीके हैं। एक कि मैं डिसिप्लिन ए से भी पूछता हूँ, कोई एक फील्ड है उससे पूछ रहा हूँ। ए मान लीजिए ये जो है लॉ मेकर है या पॉलिसी मेकर है। ठीक है, या पॉलिसी मेकर है, मैं इससे सजेशन ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर ये मैनेजमेंट का बंदा है। ठीक है,
मैं उससे भी सजेशन ले रहा हूँ, या फिर ये एजुकेशन का बंदा है, ठीक है, या फिर ये इंजीनियरिंग का बंदा है, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग सजेशन ले रहा हूँ और फिर उसके बाद सबका सजेशन लेने के बाद मैं फिर सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए मतलब एक ये डिसिप्लिन है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिसिप्लिन से मैं सजेशन ले रहा हूँ और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया लर्निंग का कि हम कैसे सीख सकते हैं। और एक इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग में क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी में एक डिसिप्लिन है ए और एक डिसिप्लिन है बी, ये दोनों आपस में भी बातचीत कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं और एक नया डिसिप्लिन बना रहे हैं, एक नई फील्ड बना रहे हैं प्रैक्टिस की, उससे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे एक नई फील्ड नहीं बन रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग में कोई नई फील्ड नहीं बन रही है, वो सब अलग अलग फील्ड के हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और वो एक व्यक्ति को सजेशन दे रहे हैं और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, ठीक है, मिक्स करके। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में क्या हो रहा है कि ए बी और बी भी दोनों आपस में भी कंसल्ट कर रहे हैं और एक नया इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक नया डिसिप्लिन बना रहे हैं, उसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारा, जैसे इसने कहा कि हिस्ट्री, जैसा भी हमने टॉपिक में पढ़ा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम किस तरह से बात कर सकते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ का क्या फ़र्क है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। ह्यूमैनिटीज़ भी कह सकते हैं इसको, लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ को समझते हैं। ह्यूमैनिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। द फील्ड ऑफ स्टडी टीचेस स्टूडेंट हाउ हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन एंड कल्चर हैव द शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ आपको ये सिखाती है कि हमने हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, रिलीजन, इन सबको किस तरह से आज के टाइम में मॉडर्न एज में हमने इसको क्रिएट किया है, ये ह्यूमैनिटीज़ हमको बताती है। द ह्यूमैनिटीज़ आर द स्टडीज़ अबाउट द ह्यूमन कल्चर सच एज लिटरेचर, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। स्टडी जो है वो हमारा ह्यूमन कल्चर को बताती है, लिटरेचर्स को बताती है, फिलोसफी और हिस्ट्री को बताती है। स्टडिंग द ह्यूमैनिटी गिव द जनरल नॉलेज बट नॉट अ प्रैक्टिकल ट्रेड, ठीक है। ये एक जनरल नॉलेज बढ़ाती है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में क्या है, एक्चुअली हम ज़्यादातर हिस्ट्री को पढ़ते हैं, आर्ट को पढ़ते हैं, म्यूज़िक को पढ़ते हैं कि पुराने टाइम में कैसा था और आज के टाइम में कैसा है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्यूमैनिटीज़ की ब्रांचेस क्या क्या है। ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या आता है, लिटरेचर आता है, ठीक है, आर्ट आता है, म्यूज़िक आता है, फिलॉसफी आती है, हिस्ट्री आती है, कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, ठीक है। ये ब्रांचेस होती हैं ह्यूमैनिटीज़ की। नाउ अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज़, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है ह्यूमैनिटीज़ की। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड द कल्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें ऐड कर लेंगे इन द वर्ल्ड, ओके। दे फोस्टर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. It teaches empathy. It teaches us to deal with the critical and the logically with the subjective, complex and the imperfect informations. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सुधार करते जाते हैं। जैसे सती प्रथा थी तो हमने उसको हिस्ट्री में खंगाला कि भैया कैसे है, क्या थी, क्या करना चाहिए, तो हमने उसे ख़त्म किया कि भैया ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। पर्दा प्रथा हमने ख़त्म करी। तो इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें क्रिटिकल थिंकिंग में ह्यूमैनिटीज़ हेल्प करती है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ बिल्ड स्किल्स इन द राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इसमें मैं स्पीकिंग भी लिख देता हूँ, इसमें स्पीकिंग स्किल्स को बिल्ड करती है, ठीक है। दे रिवील हाउ पीपल हैव ट्राइड टू मेक मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे मॉरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल आपको भी सिखाती है, ठीक है। इट इज़ टूल फॉर मेकिंग मीनिंग, ये मीनिंग बनाने के लिए भी बहुत काम आती है ह्यूमैनिटीज़। इट हेल्प्स इन डेवलप कॉन्सेप्ट, हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, हेल्प्स इन देयर डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक तरीका बताती है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, हम पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, किस तरह से हमने इवॉल्व किया अपने आप को, किन किन सिचुएशन से निकलते हुए हम आए और अब हमें आगे क्या करना है, इन सब पे ह्यूमैनिटीज़ हमको ज़रूर बताती है, ठीक है।
नाउ बात आते हैं अब नेक्स्ट सोशल साइंस की। सोशल साइंस पे डिस्कस करते हैं। सोशल साइंस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद द ह्यूमन बींग्स लाइक देयर बिहेवियर, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस, गवर्नमेंट, जुडिशरी, क्लब्स एक्सेट्रा। सोशल साइंस हमें डील करना सिखाती है कि हम ह्यूमन बींग क्या हैं। स्टडी होती है कि ह्यूमन बींग्स हम क्या हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं, कैसे हम ग्रोथ करी है, कैसे हम डेवलप हुए हैं और किस तरह से हमने एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए। देखिए कितने दुनिया में कितने टाइप के कल्चर हैं, कितने टाइप के लोग हैं, ठीक है, और सबकी अलग अलग भाषा भी है, अलग अलग तरीके हैं रहने के, और फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं। तो वो कैसे रह रहे हैं ये हमें कौन बताता है? सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस की ब्रांचेस हम देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चरल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सिविक्स या पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं। ये सब हमें कौन बताती है? सोशल साइंस। ये सब इसके पार्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस की? ये हमें अवेयर कराती है वर्ल्ड और एनवायरनमेंट से। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एंड डिफरेंट सोसाइटी हैव इन्वॉल्व। हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, और अलग अलग सोसाइटीज़ थी हमारी, लेकिन हम फिर भी साथ रहते हैं, और कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, किस तरह से हम बातचीत करते हैं, वो सब हमें सिखाती है। हेल्प्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प्स टू एनहांस द सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। सोशल अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चा घर के अंदर ही नहीं, बाहरी तत्वों के साथ भी, कि हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से इंटरेक्ट करना है, ये सब हमें सोशल साइंस बताती है। हेल्प्स स्टूडेंट टू बिकम बेटर सिटीज़न। ठीक है, बेटर सिटीज़न कैसे? कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हम पॉलिटी में यही पढ़ते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, कि अगर हम मर्डर करेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, हम चोरी करेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये काम नहीं करने हैं। ये एक बेटर सिटीज़न बनाती है हमें। इट डेवलप्स नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम नेशनल बेसिस पे हम अपना पॉइंट रख सकें, ये डेवलप करती है। एंड एनहांस द मॉरल स्टेटस ऑफ अ सोसाइटी। इट डेवलप्स डिज़ायरेबल एटीट्यूड, इट डेवलप्स ह्यूमन क्वालिटीज़, इट डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ द ब्रदरहुड। ठीक है, कि हमें साथ रहना है तो हम भाईचारे के साथ कैसे रह सकते हैं, ये भी हमें सोशल साइंस सिखाती है। नाउ अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, वो किसी से रिलेट नहीं करता है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स से बाकी और सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले इसके हम मीनिंग समझते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज। ठीक है, यहाँ पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स डील्स विद द कैलकुलेशंस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इन दिस वी डू सेवरल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, division and multiplications. Okay, it has a broader aim is to develop the child to think and reason mathematically to pursue assumption to their logical conclusions and to handle abstractions. ठीक है, मैथमेटिक्स हमको बहुत सारी सेवरल ऑपरेशंस कराती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सब हम सीखते हैं मैथमेटिक्स में, और ये हमें डे टू डे लाइफ में, आप देखिए पैसा गिनने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना। हमें सैलरी आती है हमारी, या हम कमाते हैं, तो हम किस तरह से क्या कहते हैं, खर्च करना चाहिए, कितना इनकम टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, ये सब मैथमेटिक्स हमें सिखाती है। कोई वस्तु कितने रुपए की है, कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए लेने हैं। 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये की चीज़ है, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं उसे 100 रुपये दूंगा तो वो मेरे को वापस लौटा के कितने देगा, ये सारी समझ मैथमेटिक्स के थ्रू आती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि इस महीने मुझे कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, कितना सेव करना है, ये सब भी हमें मैथमेटिक्स ही सिखाती है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करना, इन सब को किस तरह से डील करना है, जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं वो ये सब सिचुएशंस से नहीं सही से निपट पाते। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, के हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हेल्प अस हैव बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हम कितनी अच्छे ढंग से मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स हमें सिखाती है। मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इन प्रैक्टिकली इन एवरी कैरियर सम वेज। कहीं ना कहीं वो आपके हर कैरियर में, किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, हर कैरियर में मैथमेटिक्स आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। इंक्रीज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, क्रिएटिव एंड डिस्कवरी,
ठीक है, ओपनिंग डोर्स इन रिसर्च, डिस्कवरिंग द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको हेल्प करती है। जैसे अब देखिए सिंपल चीज़ है, यूनिवर्स की इसने लास्ट पॉइंट कहा कि डिस्कवरिंग द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। एक बात बताइए, अर्थ का साइज़ और सन के साइज़ में कितना फ़र्क है? अर्थ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 108 से तो वो साइज़ निकलेगा सन का, है ना। तो दीज आर द मैथमेटिक्स है, बल्कि एक्चुअली में ये साइंस का टॉपिक, लेकिन अर्थ और सन का टॉपिक हमारा साइंस में आता है, लेकिन हम मैथमेटिकली मेज़र कर पा रहे हैं कि भैया इन दोनों में कितना फ़र्क है, इनके साइज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस क्या होती है? साइंस सीक टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स अराउंड अस वर्क्स, कि वर्ल्ड और यूनिवर्स किस तरह से काम करती है, इस बात को समझने के लिए हमें साइंस को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेचुरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न with the description, prediction and the understanding of natural phenomena based on the empirical evidence from observation and the experiment. There are number of observations हुए हैं और एक number of experiments हुए हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कुछ conclusions पे पहुँचे हैं। ठीक है, कुछ laws बने हैं, कुछ concepts बने हैं, उनके बेसिस पे हम आज ये समझ पाते हैं कि ये वर्ल्ड किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है? पहला है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को हम बायोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम दो सब्जेक्ट्स में और डिवाइड कर लेते हैं बाद में जाके, बॉटनी और जियोलॉजी। फिर आते हैं फिजिकल साइंस, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, और केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस एंड द जियो साइंस। एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली देखिए अर्थ तक जो सीमित है उसको कहते हैं अर्थ साइंस और जियो साइंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जो अर्थ से बाहर का यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स की बात होती है इसमें। किसकी बात होती है? यूनिवर्स की बात होती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्या है? देखो, एम्फेसाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द डिपेंडेंसी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द ईच अदर्स, कि हम एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे एक लाइफ साइकिल है, हमने पढ़ी है कि घास बकरी खाती है, बकरी शेर खाता है, शेर मतलब इस तरह से हमने एक लाइफ स्टाइल पढ़ी है कि भाई किस तरह से हम एक दूसरे को खा खा के जिंदा है ना। तो ये तरीका कौन बताता है हमें? साइंस बताती है। साइंस मेक्स अस अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि एनवायरनमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये हमें साइंस बताती है। नाउ हेल्प्स इन मीनिंगफुल सोर्सेज यूटिलाइजेशन, कि मीनिंगफुल सोर्सेज जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मीनिंगफुल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ कर सकें। हेल्प सजेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस टू रिड्यूस पॉल्यूशन, हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस क्या है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ये हमें साइंस बताती है। टू डेवलप इनोवेशन ग्रीन सॉल्यूशंस टू एड्रेस द क्लाइमेट, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस, जो हमारे पास क्लाइमेट, फूड की और जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनसे निपटने के लिए हमें साइंस बताती है। ठीक है, कि हम क्या क्या इनोवेशंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसी यूनिट का एक और टॉपिक रह गया, बस उसे और कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।